तो आज हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के हालिया प्रदर्शन पर एक नज़र डाल रहे हैं। Q4 FY25 के नतीजे तो मतलब कमाल के थे। रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में ज़बरदस्त उछाल, लेकिन फिर भी शेयर की कीमत नीचे आ गई। ये थोड़ा क्या कहते हैं, हैरान करने वाला है ना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा चौंकाता तो है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इन बेहतरीन नतीजों के बावजूद शेयर पर यह दबाव क्यों बना। बिल्कुल, हमारा मकसद साफ है, तथ्यों को देखना और ये समझना कि इस अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और शेयर बाजार की जो प्रतिक्रिया है उसमें ये जो अंतर दिख रहा है उसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं। चलिए इन आंकड़ों और एनालिसिस की तह तक चलते हैं। हाँ, तो पहले नतीजों पर ही आते हैं। Q4 FY25 में रेवेन्यू रहा 10,293 करोड़, मतलब साल दर साल 121% की बढ़त। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और नेट प्रॉफिट 401 करोड़ 322% की सालाना बढ़त, 322%। और ऊपर से 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी। ये आंकड़े तो मतलब बहुत ही मजबूत दिखते हैं। हाँ, आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एबिटा मार्जिन भी वो भी बढ़कर 4.3% हो गया, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.9% था। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। अच्छा, क्या? इस मुनाफे में ना लगभग 250 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन, मतलब एक मुश्त आय शामिल है। ये रेगुलर कामकाज से नहीं आई और इसी ने नेट प्रॉफिट के आंकड़े को काफी हद तक बढ़ाया है। अच्छा, ओके, ये एक अहम पॉइंट है। मतलब कोर कमाई शायद उतनी नहीं बढ़ी। बिल्कुल। अब शेयर प्राइस की कहानी देखते हैं। अप्रैल की शुरुआत में ये शेयर करीब 13,200 रुपए पर था। फिर 24 अप्रैल तक ये 16,600 रुपए के पीक पर पहुंच गया था। हाँ, अच्छी तेजी आई थी। लेकिन नतीजे आए 14 मई को, और उसके बाद 22 मई तक ये घिरकर 15,170 रुपए पर आ गया, यानी अपने पीक से लगभग 9% नीचे, वो भी इतने अच्छे नतीजों के ऐलान के ठीक बाद। हाँ, यहीं पर कई चीजें एक साथ काम कर रही हैं, ऐसा लग रहा है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ऊंची वैल्यूएशन। हाँ, नतीजों के बाद स्टॉक का जो फॉरवर्ड पीई रेशियो है, मतलब भविष्य के अनुमानित कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत, वो 30-40 गुना के दायरे में पहुंच गया था। अब मिड कैप कंपनियों के लिए ना ये काफी ऊंचा माना जाता है। तो हो सकता है कई निवेशकों ने सोचा कि चलो प्रॉफिट बुक करते हैं। अच्छा, यानी कि उम्मीदें पहले ही कीमत में बहुत ज्यादा शामिल हो चुकी थी। काफी हद तक हाँ, ऐसा लगता है। दूसरा कारण है वो PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। उस पर अनिश्चितता। PLI स्कीम, हाँ, PLI 1.0 से तो कंपनी को फायदा मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन PLI 2.0 के ऐलान में देरी हो रही है और डिक्सन का काफी काम जैसे EMS और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग वो PLI से जुड़ा हुआ है। तो इस देरी से ना आगे की रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है मार्केट में। मध्यम अवधि की विजिबिलिटी पर असर। बिल्कुल। तीसरा, जैसा हमने पहले कहा, वो 250 करोड़ का गेन एक बार का था। अगर उसे हटा दें तो कोर ऑपरेटिंग मार्जिन में उतनी तेज बढ़त नहीं दिखती जितनी हेडलाइन प्रॉफिट ग्रोथ में दिख रही है। तो इससे मुनाफे की क्वालिटी को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं शायद। हाँ, सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। सही का। चौथा, बाहरी माहौल भी है। मतलब ग्लोबल टेक सेक्टर में थोड़ी नरमी, ब्याज दरें बढ़ने की चिंता और विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की तरफ से बिकवाली का दबाव, इन सब ने भी ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे प्रेशर डाला है। और शायद ब्रोकरेज हाउसेस की राय। हाँ, वो भी। पांचवा पॉइंट वही है, कुछ ने तो आउट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, पर कुछ ने वैल्यूएशन को देखते हुए रिड्यूस की सलाह दी या टारगेट प्राइस घटा दिया, तो उससे भी मार्केट में मिले जुले संकेत गए। तो मतलब कई पहलू हैं, वैल्यूएशन, पॉलिसी डिले, प्रॉफिट क्वालिटी का सवाल और बाहरी दबाव। लेकिन क्या कंपनी की तरफ से कुछ सकारात्मक खबरें भी हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स? हाँ, बिल्कुल है। कंपनी ने हाल ही में कैमरा मॉड्यूल और बैटरी असेंबली यूनिट्स शुरू किए हैं। इनसे उम्मीद है कि Q2 FY26 तक उत्पादन और बढ़ेगा। उनका जो EMS एक्सपोर्ट्स है, यानी विदेशों में जो बनाकर बेच रहे हैं, उसमें करीब 30% सालाना ग्रोथ है, जो काफी अच्छी है। ये तो अच्छा है। और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है, कर्ज कम है और कैश फ्लो भी अच्छा है। ये लंबी अवधि के लिए तो एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, तो आगे के लिए अब निवेशकों को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए?
जाहिर है हम यहाँ कोई खरीदने या बेचने की सलाह तो नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। एक तो PLI 2.0 पर सरकार की तरफ से क्या खबर आती है, कोई स्पष्टीकरण आता है या नहीं। दूसरा, अगले क्वार्टर यानी Q1 FY26 के नतीजे कैसे रहते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है। हाँ, मैनेजमेंट कमेंट्री अहम होगी। बहुत। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड देखना होगा, क्या ये 4% से ऊपर बना रहता है। वैल्यूएशन किस तरफ जा रही है, क्या कोई नए बड़े ऑर्डर या क्लाइंट्स जुड़ते हैं। और हाँ, अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बाजारों में ओवरऑल टेक डिमांड का माहौल कैसा रहता है, वो भी जरूरी है। तो अगर हम सार निकालें तो डिक्सन के शानदार Q4 नंबरों पर एक तो ऊंची वैल्यूएशन का बोझ था, साथ में PLI स्कीम को लेकर अनिश्चितता, वो एकमुश्त आय वाला फैक्टर और कुछ बाहरी मैक्रो दबाव, इन सब का वजन भारी पड़ गया, जिसके चलते नतीजों के बाद शेयर में कुछ मुनाफा वसूली या गिरावट देखने को मिली। बिल्कुल सही। और यहाँ ना एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए खड़ा होता है। क्या? कि किसी खास सेक्टर में, जैसे कि EMS और खासकर मिड कैप कंपनियों के लिए जो बाजार की तात्कालिक भावनाएं होती हैं, मतलब मार्केट सेंटिमेंट, वो कभी-कभी कंपनी के मजबूत बुनियादी पहलुओं यानी फंडामेंटल्स पर कितनी ज्यादा हावी हो सकती हैं। इस पर विचार करना मेरे ख्याल से काफी अहम है।